नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं और हम पहुंचे हैं ज़िला अररिया। जिस जगह पर हम हैं वो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आप 6 साल पुलिस फोर्स में रहे, डीएसपी थे, फिर जॉब छोड़ दी, टीचिंग लाइन में गए, पटना यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं और अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो सोचा बात करें कि पुलिस फोर्स से राजनीति, बीच में वो स्टॉपेज टीचिंग का कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। पूरे ललन टॉप की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। और आप विशेष रूप से आपका और कैमरामैन, मैं नाम नहीं जानता उनका, उनको भी अमितेश जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ मैं। स्वाति जी और अमितेश जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, इतना सुदूर देहात में भटक रहे हैं, ये बहुत बड़ी आपका सेवा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो अब जहाँ तक बात है पुलिस सर्विस की, तो पुलिस सर्विस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उस जॉब को बहुत एंजॉय किया और मेरी उपलब्धियों को देख कर आप पता लगा सकते हैं और जान सकते हैं, ये बहुत सहज महसूस किया जा सकता है कि मैं बहुत मन लगा कर काम किया उसमें। कहीं कोई शिकायत नहीं मुझे उस जॉब से, और ना तो उस जॉब के अंदर वरीय पदाधिकारी या कनीय पदाधिकारी, किसी से मेरा कोई शिकायत नहीं है और उस पूरे जॉब को मैं एंजॉय किया हूँ। आज भी मैं उसको मिस करता हूँ। हाँ, अब बात है कि उसको छोड़ने की बात, तो ये एक मेरा अपना आत्ममंथन था और ये स्वयं से एक डिस्कशन था। और जब डिस्कशन किया मैं स्वयं से, तो एक रिज़ल्ट यही आया, या एक आंसर आया मेरे अंतर्मन से कि मेरे अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मैं समाज को एक अनुमंडल से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर बहुत कुछ दे सकता हूँ। मेरे अंदर जो एक पद का लालच होता है, पैसों का लालच होता है या पावर का लालच होता है, भगवान इन चीज़ों से मुझे मुक्त किया और मुझे लगा कि मुझे क्षेत्र में जाना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, युवाओं के लिए जुड़ना चाहिए। हमारे देश में 80% आबादी लगभग ग्रामीण क्षेत्रों की है और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी युवा हैं बहुत दिग्भ्रमित हैं। उनको ना तो कोई प्रॉपर गाइडलाइन मिल रहा है, ना तो उनको कोई मार्गदर्शन मिल रहा है। उनको मिसगाइड करने वाली बहुत सारी ताकतें इस देश में काम कर रही हैं इस समय, लेकिन उनको सही रास्ते पर लाने के लिए कोई बहुत कम ताकतें हैं। मिसगाइड कैसे? मिसगाइड कैसे? जैसे देखिए, आज के चुनाव प्रचार के क्रम में ही बहुत लोगों को झंडा दे दिया जाता है हाथ में, उसको जिंदाबाद मुर्दाबाद कराया जाता है, उनसे माला पहनाया जाता है और उनको खाने पीने का पैसा देके लालच देकर, और एक तरह से कह सकते हैं बहुत लोग नशा का भी इस्तेमाल करते हैं और ये एक तरह से दिग्भ्रमण है उसका, या मतलब उनको मिसगाइड करना हुआ। जब हमारे यहाँ रोज़गार की बात होनी चाहिए, जब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात होनी चाहिए, वहाँ युवाओं के अंदर में डिस्ट्रक्शन की बात चल रही है इस समय में। मैं पुलिस में रहा हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारा झेला है। मैंने देखा है कि कैसे आज के यूथ इश्यूज़ पे बात नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई की कभी बात नहीं करते, अपने करियर की बात नहीं करते। वो कभी धर्म के बारे में, कभी क्षेत्र के बारे में, कभी ऐसे काल्पनिक चीज़ों के बारे में वो एग्रेसिव होते हैं, बहुत सारा नारा लगाते हैं, बहुत सारा एजिटेशन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये सही नहीं है। मेरा एक सवाल है, क्यूरियोसिटी है। आपने पुलिस की जॉब छोड़ी, फिर टीचिंग में गए, फिर वहाँ से भी आपने छोड़ा, फिर आप राजनीति में ट्राई कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई ये सवाल करेगा कि बहुत जल्दी जॉब चेंज हो रहा है, क्या मन भर जाता है? कुछ नया ट्राई करने के लिए इच्छा होती है? फिर ये कैसे माना जाए कि फिर राजनीति में भी आके बोर नहीं हो जाएंगे? देखिए, ये बहुत सहज प्रश्न है आपका और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। जहाँ तक बात है जॉब चेंज करने का, तो मैं बताता हूँ कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बचपन से मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। इसीलिए सिविल सर्विसेज में मैं ऑप्ट किया था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँगा तो बड़े स्केल पे लोगों के लिए काम कर सकूँगा, लोगों से जुड़कर। मैंने कॉरपोरेट को ऑप्ट नहीं किया। मैं भी इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता और कॉर्पोरेट नौकरी कर सकता था, लेकिन मुझे समाज से जुड़ना था। तो उस समय भी मेरा प्लानिंग कैरियर को लेकर के यही था कि मैं ऐसा कैरियर चुनूँ जहाँ मैं डायरेक्ट जनता से जुड़ सकूँ। और जब मैं आपको बताया, अभी जस्ट पहले मैं बताया हूँ कि जब मैं पुलिस में था तो ये मेरा अपना सेल्फ डिस्कशन था, स्वयं से डिस्कशन था कि क्या मैं एक अनुमंडल तक अपने आप को सीमित करूं या इनसे मैं ऊपर जाऊं। तो मेरा एक जवाब आया कि मुझे ऊपर जाना चाहिए, मेरे अंदर संभावनाएं हैं। तो कॉलेज का नौकरी मेरे पास ऑप्शन था, मैं उसको ज्वाइन किया और जब कॉलेज की नौकरी ज्वाइन की मैंने, तो हज़ारों स्टूडेंट आज अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली इन बिहार, भारत के दूसरे राज्यों के भी
जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो मुझसे जुड़े हैं और उनको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जूम के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करता हूं मैं और उनको ये बताता हूं कि आप कम संसाधन में भी और कमज़ोर आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने किया, मैं अपनी पढ़ाई खुद किया हूँ। इंटरमीडिएट के बाद मेरा कोई स्कूलिंग कॉलेज नहीं है। कॉलेज में ग्रेजुएशन इग्नू से किया, खुद घर में रह के पढ़ा। कॉलेज ऐसे कॉलेज से किया जिसका बहुत नेम एंड फेम नहीं है, बहुत साधारण स्तर का कॉलेज है। वहाँ से मैं कॉलेज किया और पीजी किया और वहीं से मैं पीएचडी किया। जब मैं जेआरएफ एग्ज़ाम लिखा था तो पूरे भारतवर्ष में मेरा 6th रैंक था और आप जानकर आश्चर्य लगेंगे कि मैं घर में पढ़ा, न तो मेरे पास कोई टीचर था, कॉरेस्पॉन्डेंस से जी और न तो मेरे लिए कोई कोचिंग था, ना कोई टीचर था और ना कोई गाइडलाइन था। ये बताने वाला भी बंदा कोई नहीं था मेरे पास कि ये किताब पढ़ लो तो तुम्हें मतलब इस एग्ज़ाम में सफलता मिल जाएगा। तो मैं अपने सेल्फ ट्राई में किया, लोगों से जुड़ा, मैं स्टूडेंट से जुड़ा हूँ। तो ये जो मेरा राजनीति में आने का प्रक्रिया है, यह भी एक जुड़ाव है, उसका एक विस्तार है। चेंज करने का बात नहीं है यहाँ। वहाँ भी मैं पब्लिक सर्विस में था, इस कॉलेज में गया वह भी पब्लिक सर्विस है और यहाँ भी पब्लिक सर्विस है। जब आप देखेंगे तो केवल आपको एक्सटेंशन नज़र आएगा, कहीं चेंजेस नहीं है। अब ये देखने का नज़रिया कि हम कैसे देखते हैं चीज़ों को। आपने पुलिस फोर्स में काम किया है, पुलिस फोर्स के बारे में उसमें रिफॉर्म्स की बात होती रहती है, आप उस सिस्टम के अंदर रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? देखिए, पुलिस फोर्स में रिफॉर्म पे बहुत बातें हुई है और रिफॉर्म तो कहीं भी हो सकता है, केवल पुलिस फोर्स की बात नहीं। जैसे जुडिशियरी के रिफॉर्म्स, पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनके साथ कई तरीके की दिक्कतें बताई जाती हैं ऊपर से नीचे। इनकी स्ट्रक्चरिंग में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, कुछ तो ऐसा है, दिक्कतें हैं कि जो फील्ड पर लोग हैं जिनके लिए वो पुलिसिंग का काम करते हैं, वो जनता उन पर ट्रस्ट नहीं करती, पुलिस की छवि बड़ी ख़राब रहती है। तो अगर आप अपने अनुभव से सिस्टम के अंदर रहे हैं तो अगर बता सकें कि क्यों ऐसा है, किस तरीके के सुधार की ज़रूरत है? देखिए, सिस्टम में मतलब आपको मैं बताया ना कि किसी भी सिस्टम को आप पलट लें तो वहाँ सुधार की ज़रूरत है आज की डेट में। वो चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या इंजीनियरिंग सेक्टर हो या दूसरा कोई भी सेक्टर हो, हर जगह आपको एक सिंपल लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ भी सुधार की ज़रूरत है। आप देखिए, जैसे जुडिशरी में आप कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो मैं तो मानता हूँ कि पॉलिटिकल कॉलेजियम है आज की डेट में। 200 फैमिली हैं पूरे भारतवर्ष में जो कि पूरे मतलब विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा पे उनका कब्जा है। अगर बिहार का रहने वाला कोई बंदा है, अगर वो बड़ी पार्टी चला रहा है तो अगर उनका समधी तमिलनाडु में है तो उनको टिकट चाहिए। यहाँ कोई कार्यकर्ता का नहीं देखता है। तो मैं 200 लोग फैमिली हैं और वो पॉलिटिकल कॉलेजियम सिस्टम लगा रखे हैं, उनको तोड़ने के लिए मैंने चैलेंज किया हुआ है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है मेरी। और पुलिस में सुधार की बात है तो बहुत बड़े स्तर पे सुधार की ज़रूरत है और वहाँ पे माइंडसेट का ज़रूरत है। हम लोग बोलते हैं कि कोई परंपरा चली आ रही है बहुत दिनों से, ठीक है चली आ रही है, लेकिन कोई उसमें छेड़छाड़ करना नहीं चाहता है। अगर करें तो बहुत लेवल पे सुधार हो सकता है और बहुत आसानी से सुधार किया जा सकता है। मैंने बहुत बार किया। बहुत जैसे कुछ बता पाएँ कोई इंसिडेंट? जैसे देखिए, हमारे और हम लोग के एसपी साहब ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट चलाया, पुलिस आपके द्वार। और ये मेरा अभी मैनिफेस्टो में भी आप पढ़ेंगे, विधायक आपके द्वार, उसी कॉन्सेप्ट को मैं लाया हूँ। तो पुलिस आपके द्वार एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो सुदूर देहात से लोगों को जिला मुख्यालय आना पड़ता था, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, गरीब लोगों को। तो उनका सोचिए दिन भर का दिहाड़ी गया, उनको खर्चा लगा सो अलग। तो हम लोगों ने एक प्लान किया, एसपी साहब से हमने बात की, एसपी साहब उसको रिकमेंड किए और बहुत कन्विंस हुए। उनका भी अपना प्लान था, वो भी बहुत जगह इस तरह का प्रोग्राम चलाए हुए थे। तो हम लोगों ने मिल के चलाया कि हम लोग 3 बड़े ऑफिसर्स हैं जिले के अंदर, तो हम लोग 3 अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और जो लोकली वहाँ पे 2-4 किलोमीटर के अंदर के लोग हैं वो आएंगे, वहाँ पे उनकी बातें सुनी जाएगी और वहीं पे उनका ऑन स्पॉट सॉल्यूशन किया जाएगा। तो एक मेरा एक्सपेरिमेंट था और ये कहीं आप रूल्स में देखेंगे, पुलिस मैनुअल में कहीं नहीं है ये चीज़, आईपीसी या सीआरपीसी में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने किया उसको। बहुत बार वीआईपी ड्यूटी में हम लोगों को ब्लू बुक के अगेंस्ट काम करना होता है, हम लोग करते हैं। तो जो चैलेंजिंग ऑफिसर होते हैं, जो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो करते हैं। आपका मुकाबला जिनसे है बीजेपी की तरफ से, यहाँ पर जयप्रकाश यादव लड़ रहे हैं, उनका भी बैकग्राउंड पुलिस से जुड़ा हुआ है, क्या सोचता है? देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। मैं मात्र 6 साल की नौकरी करने के बाद रिज़ाइन किया हूँ और यहाँ पे सेवा भाव आप देख सकते हैं। अब वो जो है 33 साल की नौकरी पूरा किए,
अभी से 6 साल पहले रिटायर हुए। उसके बाद पिछली साल भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, टिकट के प्रयास में थे, तब नहीं मिला टिकट, इस बार उनको टिकट मिला। तो कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं, कोई डिस्कशन का मामला ही नहीं है। अगर कोई डिस्कशन का मामला बनाता है तो इट्स वर्स। आप अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोटिंग होनी है, उसके बाद रिज़ल्ट आएंगे तब नतीजा पता चलेगा। लेकिन अगर आपके इस इलाके के लिए प्लान है, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो जो पार्टियां होती हैं, जैसे सत्ता में जो होती है पार्टी, उसके विधायकों को सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि काम करने में आसानी होती है, या फिर जो स्थापित पार्टियां हैं वो फिर भी आसानी से काम कर ले जाती हैं। क्या आपको लगता है कि निर्दलीय, बतौर मान लीजिए कि आप जीत गए, ठीक है, तो काम करने के लेवल पर आपको दिक्कत नहीं आएगी निर्दलीय होने की वजह से? कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। संवैधानिक अधिकार है हमारा, विधानसभा में प्रश्न करना मेरा अधिकार है, रोड पे एजिटेशन करना हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, हम उसके माध्यम से करेंगे। जब मैं एक सदन का सदस्य होऊंगा तो लोग ज़्यादा मेरी बात सुनेंगे, मीडिया भी मेरी बात ज़्यादा सुनेंगे, और सरकार को भी सुनना पड़ेगा, सीएम को भी सुनना पड़ेगा, मिनिस्टर को सुनना पड़ेगा। और विधानसभा में जब मैं क्वेश्चन करूँगा और जब मैं वहाँ बातें करूँगा तो वो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना सुने। और इतने सदन के सदस्य का तो छोड़ दीजिए, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, क्या उनका बात नहीं सुना जाता है? निश्चित सुना जाता है। अगर मान लीजिए लाखों की संख्या में लोग सामने आ जाएंगे कि ये बात बदलना पड़ता है लोगों को। और जब एक जिम्मेदार आदमी सदन का सदस्य होएगा तो वो बहुत बड़ा चेंजेज ला सकता है। ये हमारी परंपरा रही है भारत की। डिस्कशन हुआ हमारा, चाहे संविधान का निर्माण हुआ या उसके बाद का प्रोसीडिंग्स देखिए, आजकल वो नहीं चल रहा है। पिछले 10-15 सालों में ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। आप उस युग को याद कीजिए, लोहिया के युग को याद कीजिए, जयप्रकाश के युग को याद कीजिए, गांधी नेहरू का युग को याद कीजिए, तो उस समय में डिस्कशंस होता था। आपको याद होगा कांग्रेस का सरकार हुआ करता था और वाजपेयी जी अच्छा प्रखर वक्ता होते थे, तो उनको बोलने का मौका दिया जाता था, सरकार सुनती थी चीज़ों को, और उनको कभी मौका लगा तो सरकार की तरफ से वो रिप्रेजेंट भी करते थे। ये हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्योंकि इनकेपेबल लोग सदन के सदस्य हो रहे हैं। आप अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, 70-80% सदस्य यहाँ पे, उनको पता नहीं है कि सदस्य क्या होता है, उसका क्या मतलब पावर है, उसको कुछ मालूम नहीं है। वो नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप मीडिया का नौकरी कर रहे हैं, मैं अभी कॉलेज का नौकरी कर रहा हूँ, और लोग किसानी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो ड्राइवर है ना, गाड़ी चला रहा है। तो उसी तरह से विधायक भी विधायकी की नौकरी कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। विधायक एक प्रोफेशन नहीं है, वो नेतृत्व है, और नेतृत्व को बोलना आना चाहिए, उसको विज़न होना चाहिए, उसके अंदर जानकारी होना चाहिए, तभी जाके वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो सकेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका मेरे देश से, और उसी को लाना है। जो यहाँ की 5 लाख आबादी है, 5 लाख आबादी के बदले में एक बंदा सदन में खड़ा होएगा और वो लोगों की आवाज़ बनेगा। क्या आज हो रहा है? वो किसी पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अगर सरकार का है तो सरकार की बातों में हाँ मिलाएगा, विपक्ष का है तो विपक्ष कुछ भी बोल रहा है, हाँ मिला रहा है। आप देखिए कि जो भी क्राइसिस का टाइम आता है हमारे देश के अंदर, चाहे वो अभी पेंडेमिक का, इतना बड़ा पेंडेमिक आया, चमकी बुखार का टाइम आया था, आप जानते होंगे मुजफ्फरपुर में 400-500 बच्चे मरे, हम लोग जाके वहाँ पे काम किए, इतने सारे एक्टिविस्ट पूरे भारतवर्ष के लोग आए वहाँ काम किए। सरकार तो कुछ नहीं कर रही थी, हमारा विपक्ष क्या कर रहा था उस समय? आज वो लोगों को गलत, मतलब जो हमारे देश के विपक्ष हैं वो बोलते हैं मैं सरकार बनाऊँगा, युवाओं के लिए ये करूँगा। क्या करेंगे वो? जब यहाँ क्राइसिस आता है तो वो जाके दिल्ली में बैठे रहते हैं और वहाँ से ट्वीट करते हैं। ट्वीट से हो गया। जब किसान विरोधी बात होनी होती है तो वो बेली रोड पे ट्रैक्टर चलाते हैं। खेती बेली रोड पे होता है, खेती यहाँ होता है, नरपतगंज की धरती पे खेती होता है, यहाँ आके एजिटेशन कीजिए तब होगा। बेली रोड पे कोई धान नहीं रोपा जाता है, धान यहाँ गाँव में रोपा जाता है। तो ये तो आजकल सब कुछ सिंबल पे चल रहा है, सब कुछ मान लीजिए क्या हो रहा है, बनावटी चल रहा है। तो बनावटी से नहीं चलेगा। इस पॉलिटिकल कॉलिजम सिस्टम को हम लोग खदेड़ेंगे देश के अंदर। तैयारी हो चुकी है, युवा लोग सामने आ चुके हैं, अब इनका बोरिया बिस्ता बंधने वाला है। मैक्सिमम इनका लाइफ 2 साल 5 साल है, उसके आगे नहीं है। कास्ट ग्रीड, रिलीजन ग्रीड, मतलब मनी ग्रीड, पॉलिटिकल ग्रीड, इन चीज़ों से हमारे युवा उठ रहे हैं। जब हमारे जैसे लोग आएंगे तब उठेगा लोग, और ये एक बड़ा चैलेंज है देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का। उस लड़ाई पे हमें, विधायक बनने की लड़ाई पे नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कि अब डेमोक्रेसी बचाना, डेमोक्रेटिक जो पद्धति है, जो उसका परंपरा है, वो बचाने आए हैं। मेरा एक दो और सवाल हैं कि जब हंग असेंबली की स्थिति होती है, कई बार तो इंडिपेंडेंट जो होते हैं, निर्दलीय चुनकर जाते हैं विधायक, उनकी भूमिका एकाएक उन पर फोकस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। कोशिश रहती है कि उनको अपने साथ मिला लिया जाए जब सीटों की कमी होती है सरकार बनाने के वक्त। तो ऐसी स्थिति के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में तो जो जनता के लिए खड़ा होगा,
जो भी कमिटमेंट करेगा, जिसका भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उस तरीके का होगा कि वो जनता के लिए बात कर सकता है, तो उनके साथ हम जरूर टाई अप करेंगे। अगर जो जनता का विरोध का बात करेगा उसके लिए हम नहीं हो सकते हैं। हमारा एक ही कमिटमेंट है, मैं अपना इतना बड़ा त्याग दे के आया हूँ। मेरा बहुत जो पुलिस की नौकरी होती है आपको पता होगा, अगर बिहार से होंगे आप तो आप जानते होंगे कि ये फ्यूडल स्टेट है, यहाँ पे फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा है और पुलिस की नौकरी वर्दी में एक अलग ही रौब होता है। उसको छोड़ के हम आए हैं तो निश्चित रूप से लोगों का नेता की भी गाड़ी में एक अलग रौब होता है। नहीं, नेता की गाड़ी में कोई रौब नहीं होता है। जो नेता है सचमुच उसका गाड़ी में रौब नहीं होता है। जो एजेंट है उनके गाड़ी में जरूर रौब होगा। ऐसे तो फिर आप बहुत चुनिंदा बचे होंगे, क्योंकि अब तो ज़्यादातर सारा प्रशासन वगैरह दंडवत होता है। नेता ही, विधायक, एमएलए, ये सारे, इवन कि गांव का मुखिया सरपंच भी, वो भी सिस्टम को अपने इशारे पे नचा लेते हैं। इन्हीं चीज़ों को तोड़ने के लिए हम आए हैं। मेरे जैसे दर्जनों युवा मेरे साथी संगी इस समय में कर रहे हैं और ऐसे हम लोग मिल करके एक नई भारत का निर्माण करने के लिए अपना जीवन का बलिदान देना होगा तो देंगे हम। नए नरपतगंज का कैसे निर्माण होगा? इस इलाके में क्या दिक्कतें आपने आइडेंटिफाई की हैं? देखिए, नरपतगंज में तो आप एक ढेला उठाइए और फेंकिए तो केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पे गिरेगा। वो कोई भी अच्छाई पे नहीं गिरने वाला। इधर सबसे पहला काम मेरा एजुकेशन पे होगा। मैं एजुकेशन आपको पता होना चाहिए, अगर एजुकेशन है, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इतना प्रश्न कर पा रहे हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे होते तो वो अपने नेताओं से बात भी नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है उनको एक गुट्टी पिला दिया गया, जात का गुट्टी पिला दिया गया, धर्म का गुट्टी पिला दिया गया, पैसों का गुट्टी पिला दिया गया, बस उस पर रहते हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बहुत दिनों तक गुट्टी नहीं पिलाया जा सकता। कुछ दिनों तक मिसगाइड हो सकते हैं वो, लेकिन एट लास्ट फाइनली वो सच्चाई का साथ देंगे। तो सबसे पहला काम मेरा होगा यहाँ एजुकेशन के ऊपर। दूसरा काम होगा मेरा यहाँ किसानों के ऊपर और खेती के ऊपर। जो डिपेंडेंट लेबरर्स हैं उनकी बात कोई नहीं करता। किसानों की बात फिर भी कहीं कहीं हो जाती है, लोग करते हैं, लेकिन खेती के ऊपर जो डिपेंडेंट मजदूर हैं, जैसे धान का फसल दह गया, अभी मक्का सड़ गया, तो जो मजदूर काम कर रहे थे उनको क्या होना है? कुछ नहीं है। उनका बारे में तो कोई बात भी नहीं करते। सरकार के पास डेटा भी नहीं है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कितने मजदूर हैं। कोई डेटा ही नहीं रहता इनको। और हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको तो कुछ मतलब नहीं है, कमीशन खाओ और अपना ऐश करो, तो इसके ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है। तो दूसरा मेरा काम होगा किसानों और किसानी के ऊपर जो डिपेंडेंट लेबरर्स हैं उनके लिए काम करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि इस इलाके से बहुत भारी संख्या में लेबरर्स माइग्रेट करके जाते हैं दूसरे देशों में, दूसरे मतलब प्रदेशों में कमाने। पूरा बिहार या मजदूर सप्लाई करने का देश में जरिया बन गया है। तो मैं इस पे काम करना चाहूँगा। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर पे आधारित चीज़ें हैं, जैसे पोल्ट्री हो गया, गोट्री हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया और भी दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, तो कमर्शियल कुछ क्रॉप की बात होगी, तो इन चीज़ों को मैं बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा ताकि यहाँ स्थानीय स्तर पे भी रोज़गार का सृजन हो सके। फिर भी जो लोग पलायन करके जाएंगे उनका मैं चाहता हूँ कि एक गेटवे बने, एक डेटाबेस बने, उनका स्किल के आधार पर कैटेगराइजेशन हो और उनको फिर उस तरह से एम्प्लॉयमेंट मिले और उनका प्रॉपर इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। कई बार बहुत सारे मजदूर एक्सीडेंट में उनका डेथ हो जाता है और किसी कारण से डेथ हो जाता है, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। ये बहुत आसान है करना सरकार के लिए, लेकिन एक मंशा तो हो। अगर मान लीजिए हम एक प्रॉपर गेटवे बना लेंगे, हर जगह एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लोगों का, तो पता भी होगा। जब अभी कोरोना में हम लोग बहुत काम किया, लगभग 4 लाख मजदूरों को हेल्प पहुँचाया हम लोगों ने हमारी टीम की मदद से। 15 लाख लोगों का एलुमनी है हम लोग का पूरे भारतवर्ष में नवोदय विद्यालय का, उनके माध्यम से हम लोग पूरे देश में लोगों का मदद कर पाए। उस समय में हम लोग सरकार से पूछते रह गए कि कितने पब्लिक आपका बाहर फंसे हैं, कोई जवाब नहीं था उनका। और हम लोग सजेशन भी दिए, आप मेरा फेसबुक फॉलो करेंगे तो उसमें दिख जाएगा। मैंने सजेशन दिया कि ये डेटा एक दिन में उपलब्ध कराया जा सकता है। आपके पास पंचायती राज के सदस्य हैं, आपके पास चौकीदार हैं, उनके माध्यम से आप डाटा ले लीजिए ना। एक दिन में कंपाइल हो गया, वो स्टेट लेवल तक डाटा कंपाइल हो जाएगा और आपके पास एक आइडिया भी बैठेगा क्या हमारे राज्य के इतने और हमारे इस जिला के इतना माइग्रेंट लेबरर्स जो है बाहर फंसे हुए हैं, तब उनके हिसाब से आपको सहायता पहुँचाने में एक प्लान भी करने में आसानी होगा। तो इन चीज़ों में तो कोई किसी को दिलचस्पी है ही नहीं, काम करना है बस, हो गया। लोगों को ठगना है, वोट लेना, फिर 5 साल के बाद आना है। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आप आते रहेंगे लोगों का सुख दुख पूछने के लिए। इस लोकेलिटी में आप देखेंगे कि कोई भी सरकारी अस्पताल कार्यरत नहीं है। अगर किसी को वो कमोबेश पूरे बिहार की, तो मैं तो पहले अपना क्षेत्र देख रहा हूँ, उस पर मैं काम करूँगा। इसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बहुत सारे एरिया यहाँ लॉक्ड हैं
लॉक्ड इन द सेंस जो 4 महीना बारिश का सीजन होता है, पानी से ही आना कोई जाना कम्युनिकेशन नहीं है उनका आज़ादी के इतने सालों तक, जबकि अब मनरेगा के तहत बहुत काम होता है, फिर भी लॉक्ड है। तो उनको मैं उनके लिए काम करूँगा। तो इस तरह के युवाओं के लिए मैं बहुत सारा मोटिवेशनल काम करने वाला हूँ। जीत की कितनी संभावनाएं दिखती हैं आपको? 500%। 21 उम्मीदवार, मतलब अभी 20 बच गया, 20 में से 19 एक तरफ है, अकेला मैं एक तरफ हूँ। मेरा पूरा कैंपेन का स्ट्रेटजी, मेरा कैंपेन का जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। मैं जीरो बजट में चुनाव लड़ा हूँ। जीरो बजट में कैसे है? गाड़ियां हैं, खर्चा होता होगा। 4 महीना 5 महीना मैं कैंपेन चलाया। मैं अकेला खुद का ड्राइवर हूँ, मेरा खुद की गाड़ी है और मैं घुमंतु आदमी हूँ। अगर यहाँ प्रचार में नहीं आता तभी भी मेरा तेल जलता। अब जाके मैं पिछले 4 दिनों से पॉम्पलेट का यूज़ कर रहा हूँ। कुछ गाड़ियों की संख्या बढ़ाया हूँ मैं, और जो मैंने पॉम्पलेट का यूज़ किया है वो अभी मुझे कोई लोग चंदा में दे रहे हैं। उसका खर्चा कोई आपका कहना है कि क्राउड फंडिंग के और आपके 100 जो आपका अपना बजट है उसके थ्रू? क्राउड फंडिंग में भी बहुत कम है मेरा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 लाख नहीं है, बहुत नीचे है वो। 5 से भी नीचे का मेरा बजट है पूरा चुनाव खर्चा। और इतना, और मेरा विजिबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है मेरा विजिबिलिटी। उतना विजिबिलिटी किसी का, क्योंकि मेरे पास आइडियोलॉजी है। लोगों के पास आइडियोलॉजी नहीं, लोगों के पास पैसा है। उनके पास बोलने के लिए क्या है? वो अपनी बात नहीं करेंगे। वो कभी मान लीजिए बीजेपी वाले काल्पनिक बात करेंगे, आरजेडी वाले लालू जी की बात करेंगे, तेजस्वी की बात करेंगे। अपनी बात करें ना, वो यहाँ पे बैठ के हमारी बात करें ना, इन लोगों की बात करें ना। तो केवल मान लीजिए वहाँ का बात करने से होगा? यहाँ स्थानीय स्तर पर हमारे लिए सरकार कौन है? यहाँ का स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद सरकार है। जब कोई प्रॉब्लम होगा तो वो जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो आदमी जाएगा, नीतीश कुमार से मिलने थोड़ी ना जाएगा। जी, कोई एक नेता है जो आपकी नज़र में आपका आइडियल हो, अच्छा लगता हो आपको? इस समय तो भारत में नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टेम्प्रेरी अगर बोलेंगे तो नहीं है, या मैं या उनके होंगे भी तो मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ। या पहले का कोई? पहले के बहुत सारे हैं। लोहिया है, हमारे गांधी जी हैं, जयप्रकाश हैं, पटेल हैं, नेहरू हैं, सभी आइडियल है हमारी। चलिए, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जिससे भी बात होती है उनको हम देते हैं शुभकामनाएं, तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं संदेश देना चाहता हूँ। मैं नरपतगंज की सारे वोटर्स को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस बार जाति, धर्म, पार्टी, पैसा से, क्षेत्र से ऊपर उठकर वोटिंग कीजिए। आप सारे उम्मीदवार को एक बार एनालाइज कीजिए, छाप मत देखिए उनका। जो उम्मीदवार बेहतर हैं उनको वोट कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को, किसी वोटर को मुझसे कोई बेहतर उम्मीदवार नज़र आता है तो वो उसको मेरे सामने लाएं। मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं उनका झंडा उठा लूँगा। लेकिन उनके पास नरपतगंज को विश्व पटल पे लाने का सपना होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। और आपका इलेक्शन सिंबल है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर ये मिला था आपको? जी। कनेक्ट करने में समझा लेते हैं कि ये होगा? एकदम समझ जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लोग इतना आसानी से मुझे समझ रहे हैं, मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि लोग इतना आसानी से मुझे समझेंगे। और आज नरपतगंज में पूरा जो हमारा कैंडिडेचर है वही सब जगह आपको कहीं भी आप सुन लेंगे। लोग जात धर्म के नाम पे कुछ लोग स्टिक जरूर होंगे, लेकिन आप नॉर्मल देखेंगे 80% वोटर की जुबान पे सिर्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार है। चलिए, आपको शुभकामनाएं। नतीजा जो होता है वो जब गिनतियां होती हैं तब सामने आएगा। हम घूम रहे थे, हमने यहाँ के कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट से बात की, और भी इलाकों में जाएंगे जो दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी इंटरेस्टिंग, बहुत कम दिन बचे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है, किसी खास इलाके की खास बात जाननी है, तो हमें कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम स्वाति और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश। शुक्रिया।